पिछले लेक्चर में टेक्निकल एरर की वजह से जो कंपाउंड के बारे में हम पढ़ रहे थे वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो हमने पिछले लेक्चर में जो डिफरेंट टाइप के इम्पोर्टेंट कंपाउंड थे उसमें एसिड्स, बेस, ये दो टॉपिक पूरा कर लिया था और अब हम थे इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स पे। सॉल्ट्स में हम बात कर रहे थे हाइड्रेटेड सॉल्ट की, यानी वो सॉल्ट जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल एडेड होता है। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से सॉल्ट थे? जिप्सम, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, वॉशिंग सोडा और ग्लोबल सॉल्ट। और इसके अलावा एक था एप्सम सॉल्ट। तो इन सॉल्ट में मैंने आप सबको सबसे पहले बता दिया था कि जो ब्लू विट्रियोल होता है, ब्लू यानी ब्लू कलर किससे रिलेटेड होता है? ब्लू कलर रिलेटेड होता है हमेशा कहीं पे भी कॉपर से। तो इसलिए कॉपर का CuSO4.5H2O ये एक पेंटाहेड्रेटेड कंपाउंड होता है, इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। ग्रीन विट्रियोल होता है वो Fe से रिलेटेड होता है। Fe यानी आयन। अब आयन की तो Fe के 2 वैलेंसी होते हैं, +2 +3। तो उसमें से जो ग्रीन कलर का कोई भी चीज़ होगा अगर Fe से रिलेटेड, उसमें हमेशा वैलेंसी +2 होगी। तो लिख लेते हैं FeSO4.7H2O। इसी तरह सेप्टाहाइड्रेटेड आ जाता है हमारा एप्सम। एप्सम का क्या फॉर्मूला होता है? MgSO4.7H2O। एप्सम के अलावा और एक चीज़ आ जाता है, उसमें क्या होता है? वॉशिंग सोडा और ग्लोबल सॉल्ट। वॉशिंग सोडा है वो आप अपने घर पे भी यूज़ करते होंगे, आप पूछ लीजिएगा अपने घर पे किसी से। तो वॉशिंग सोडा में हम यूज़ करते हैं सोडियम Na2CO3 और ये डेकाहाइड्रेटेड होता है 10H2O। ग्लोबल सॉल्ट, इसमें भी हम यूज़ करते हैं ये सोडियम, उसका फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O। फिर आ जाता है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का क्या होता है? ये कैल्शियम का सॉल्ट होता है। तो CaSO4.2H2O, इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ये होता है डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये हम 3 टॉपिक अब कर लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाइड्रोकार्बन्स। अब नाम से आप समझ चुके होंगे हाइड्रोकार्बन मतलब एक हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में इसमें सबसे पहले जो नाम होते हैं उसमें सबके पीछे एन होता है, जैसे कि मेथ एन, एथ एन, मीथेन, इथेन, प्रोप एन और ब्यूटेन। ठीक है, तो इन सब के पीछे एन होता है। और इसमें याद करने के लिए, इसमें क्योंकि ये 4 हैं, हम चारों के जो केमिकल कंपाउंड है वो कुछ कुछ सेम दिखते हैं। तो याद कैसे करेंगे? मीथेन सबको पता है, बहुत कॉमन होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ोगे, CH4। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा इथेन, उसमें एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा। तो ये एक कार्बन बढ़ेगा तो इधर 1 था, इधर 2 और 2 हाइड्रोजन यानी 6। सिमिलरली इसके नीचे एक ये कार्बन बढ़ेगा 3 प्रोपेन में और हाइड्रोजन बढ़ेगा 2 8। सिमिलरली यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब इन्हीं से ये हाइड्रोकार्बन्स को यूज करके बनता है एल्कोहल। तो इन एल्कोहल में क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड, OH जो होता है हाइड्रोक्साइड, वो ऐड कर देते हैं और इनके नाम में ऑल लग जाता है। एल्कोहल में ऑल होता है लास्ट का, वो ऑल लग जाता है, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे।
प्रोपेनॉल, तो इसमें ऑल लग जाएगा पीछे। तो अब हम इसके एल्कोहल्स की बात करते हैं। इसके जो एल्कोहल्स होते हैं उसमें नाम सेम होगा, मीथेन ऑल, मिथेनॉल। उसके बाद हो जाता है इथेनॉल, इथेन ऑल, इसमें ई नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। फिर आता है प्रोपेनॉल, प्रोप एन ऑल, ठीक है। तो ये 3 है। अब इन तीनों को आपको कैसे याद रखना है, CH3OH, मीथेन से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो जा रहा है और पीछे OH लग जा रहा है। फिर नेक्स्ट चीज में क्या हो रहा था, इसमें 1 बढ़ रहा था, सिमिलरली वही होगा, 1 बढ़ेगा और यहाँ पे 2 बढ़ के 5 हो जाएगा, 0 1। सिर्फ यहाँ पे जो 4 से स्टार्ट हो रहा था वो यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा और पीछे OH लग जाएगा। नेक्स्ट प्रोपेन 3, अब यहाँ पे 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 7, H7OH, ठीक है। तो इसमें पीछे OH और ऑल लगता है, ई हम लोग को नहीं लिखना है, स्पेलिंग एरर हो जाएगा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे हो गए हाइड्रोकार्बन्स और अल्कोहल। जो ये सारे कंपाउंड्स हैं, ये सारे कंपाउंड जो हैं, जो अल्कोहल हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो सारे क्या होते हैं, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बारे में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे भी पढ़ेंगे, पर ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये कार्बन और हाइड्रोजन यूज होता है। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट होते हैं अल्कोहल्स, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अब इसमें ले लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है यानी रिएक्शन होता है तो वो बहुत बार अनबैलेंस होता है, यानी कि एक साइड कुछ ज़्यादा लिखा होता है कुछ कम, तो उसके लिए एक लॉ होता है। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो होता है वो होता है एक शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज यानी कि कोई एलिमेंट था, कोई कंपाउंड था, उसमें से कुछ एलिमेंट चले गए, कुछ एटम्स डिफर होके कुछ नया बना, लेकिन इसमें कोई बाहर से नया नहीं आता है। यानी कि अगर आप शुरू में NaOH प्लस HCl लेते हैं तो इसमें रिएक्शन होके ऐसा नहीं है कि लास्ट में कहीं से पोटेशियम आ जाए, कैल्शियम आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जो इसमें रिएक्टेंट्स होते हैं वही उस साइड आते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज एन शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ केमिकल चेंज। एक इक्वेशन का एग्जांपल लेके देखते हैं। ये इक्वेशन ले लेते हैं। क्या था इक्वेशन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसमें आ जाएगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो एरो के इस साइड होती हैं, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये होते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स वो कंपाउंड, वो एलिमेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूल होते हैं जो खुद रिएक्ट करते हैं। ये सब रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा। तो
तो जो बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो RHS में जो चीज़ होगी वो होगा प्रोडक्ट, यानी कि ये जो NaCl प्लस H2O है वो है हमारा प्रोडक्ट, और NaOH और HCl जो है वो है हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पता चलता है कि जो एरो है वो आपको बताता है डायरेक्शन, कि किस तरफ रिएक्शन जा रहा है। यहाँ से पता चलता है NaOH HCl पहले आते हैं, उसका रिएक्शन होता है और NaCl प्लस H2O बनता है। कई सारे रिएक्शंस में आपको एक ऐसा एरो भी देखने मिलेगा, ऐसे दो एरो। इसका मतलब क्या कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सेबल है, यानी कि ये रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं है। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये रिएक्ट होकर ये बनेगा, और अगर कुछ और कंडीशंस ऐड कर दी जाए तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन भी हो सकता है। ये बताने के लिए ऐसे एरो यूज़ होता है, बल्कि ये रिएक्शन सिर्फ वन साइडेड रिएक्शन है। इसके बाद और भी कुछ केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि NH3 प्लस H2O। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये बना। अब इसमें आपको देखना है कि रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं, तो अमोनिया और वाटर रिएक्टेंट्स यूज़ किए हैं। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ रिएक्शन जा रहे हैं, यानी ये दो रिएक्ट करके इसको प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके बाद हम इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं। इसमें ये इक्वेशंस कुछ इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करती हैं। इंफॉर्मेशन, तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो ये बताते हैं केमिकल नेचर, यानी कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। तो इट टेल्स अस अबाउट द केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में क्या बताता है कि कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये दो चीज़ बताता है। और क्या बताता है, ये बताता है कि नेचर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व, यानी कि जो रेडिकल हैं या कंपाउंड हैं क्या इन्वॉल्व होता है उसका नेचर। तो नेचर ऑफ रेडिकल एंड एलिमेंट, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है वो भी कई बार बता सकते हैं। फिर उसके बाद और क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन कैसे, एरो, एक ये एरो होता है और एक ये एरो होता है। ये होता है रिवर्सेबल होता है और ये वन साइडेड इरिवर्सेबल रिएक्शन का होता है। तो हमें बताता है डायरेक्शन। उसके बाद और एक चीज़ बताते हैं, वो क्या बताता है, स्टेट। स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, स्टेट बताता है हमें। स्टेट कैसे बताता है, जैसे अगर मैंने कोई चीज़ यूज़ किया एक रिएक्शन में, तो वो जैसे मैं लेता हूँ N2 प्लस 3H2, तो ये रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये बनता क्या है, 2NH3 अमोनिया बनता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो ये दोनों चीज़ें हैं, इनके आगे इनका स्टेट बताने के लिए लिखा जाता है ब्रैकेट में गैस, गैस, और ये बनता है सॉलिड। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का भी एग्जांपल है, और इसमें ये बताते हैं कि क्या है, कौन सा स्टेट है, ये गैसियस स्टेट में रिएक्ट करके एक सॉलिड स्टेट में बनाता है। तो ये चीज़ पता चलती है। वापस एक बार रिवाइज करते, क्या पता चलता है, नेचर क्या है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, उसके बाद नेचर ऑफ रेडिकल एलिमेंट इन्वॉल्व, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कौन से दो डायरेक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल का होता है स्ट्रेट एरो, और एक रिवर्सिबल का होता है दोनों साइड फेसिंग एरो। फिर स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का स्टेट बताता है कैसे, जैसे ब्रैकेट में लिख के, कोई एक्वस सोल्यूशन होता है उसके आगे एक्वस लिख देते हैं, कोई लिक्विड होता है उसके आगे L लिख देते हैं। तो रिएक्टेंट, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अब इसके बाद आ जाती है बात बैलेंसिंग एंड इक्वेशन की।
बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वेशन में जो एलिमेंट्स जो कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, जो एटम होते हैं, वो बराबर होने चाहिए दोनों साइड। कि एक साइड 3 हाइड्रोजन लिया तो उस साइड 3 हाइड्रोजन पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ 2 हाइड्रोजन होता है। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में मेन चीज़ हमें क्या देखनी होती है, व्हेन वी आर बैलेंसिंग, की नंबर ऑफ एटम of an element is same on both the side of the reaction। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जो एटम यूज़ कर रहे हैं, जैसे पिछले रिएक्शन में हमने 3H2 यूज़ किया था, तो उस साइड 3H2 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2H2 हो जाए। एक H2O क्या हो गया। तो ये बैलेंसिंग रिएक्शन ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये होता है, मास नहीं मैटर, सॉरी मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ही वो चीज़ होती है जिसके ऊपर केमिस्ट्री में सारे रिएक्शन जो है वो बैलेंस की जाते हैं। उसमें ये बोलता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी आप कोई भी मैटर बना या तोड़ नहीं सकते, उसको सिर्फ आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं 3H2O यूज़ कर रहा हूँ और उस साइड 2H2O पहुँचा, तो ये तो इस लॉ के अगेंस्ट है, तो इसलिए ये रिएक्शन इनबैलेंस हो जाएगा, फिर हमें दोनों रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बैलेंसिंग भी करेंगे। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन कुछ बैलेंस कर लेते हैं एग्जांपल लेके। तो अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड होते हैं। टू बैलेंस एन इक्वेशन देयर आर टू मेथड। कौन कौन से मेथड, एक हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा जो होता है वो होता है पार्शियल मेथड। ठीक है, ये दो टाइप के मेथड होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड की। वही एग्जांपल लेते हैं जो आप लोग के बुक में दिया गया है। बुक है कि K2Cr2O7 plus HCl gives KCl plus CrCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसमें आप आगे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना ताकि आप जब लिखें तो ये आपका वर्क नीट एंड क्लियर हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि यहाँ पे कौन से एटम कितना है। लिख दिया फटाफट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना बैलेंसिंग शुरू करना है। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आपने 2 कर दिया, पोटेशियम 2 हो गया सेटिस्फाई, और जो क्लोरीन है वो भी 2 हो गया। उसके बाद आपको क्रोमियम देखना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आपको 2 ऐड कर देना है। आप कभी भी यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी ऐड करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के सिंबल के बाद आप नहीं कर सकते हैं। 2 हो गया, ये सेटिस्फाई, और जो क्लोरीन है वो कितना हो गया, 2 3 6 लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 7 है, यहाँ पे 1 है। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के आगे 7 डाल दिया, ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया। और हाइड्रोजन कितना हो गया, 7 2 14, तो यहाँ पे हम लोग
हाइड्रोजन 14 लिख देंगे अब। फिर उसका नेक्स्ट चीज़ बैलेंस करेंगे, वो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे कितना है 14, तो यहाँ पे हम 14 ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 14 कट, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल देते हैं। अब बचता है क्लोरीन, तो आपको देखना है कि कितने क्लोरीन है। क्लोरीन अब ऑटोमेटिकली बैलेंस भी हो जाएगा, 2, यहाँ पे 14 क्लोरीन हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों पे आता है। तो ये 2 + 6 8, 8 + 2 कितना होता है 10। तो अब इसमें हमें और कितने क्लोरीन चाहिए, 4 क्लोरीन चाहिए। तो अब यहाँ पे तो हम चेंजेस नहीं कर सकते, जो चेंजेस करना है यहाँ पे करना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 6 8 और 10 हो जाएगा। तो क्लोरीन को यहाँ पे चेंज करने के लिए हम क्या ऐड करें कि ये हो जाए, तो यहाँ पे हम 3 ऐड करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा क्लोरीन 6 हो जाएगा। तो 6 + 6 12 + 2 14, 14 हो गया बैलेंस। ऐसे आपको करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो इसमें हमें एक एक ट्रायल करना पड़ता है, एक एक नंबर डाल के। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो होता है पार्शियल मेथड। पार्शियल मेथड अभी इतना यूज़ नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम में भी करना होगा तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कीजिएगा, बहुत इजी होता है। अब पार्शियल एग्जांपल में हमेशा 2 रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे पार्शियल मेथड में 2 रिएक्शन होते हैं। पार्शियल मेथड, इसमें 2 रिएक्शन होते हैं। तो पहला एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसमें हमें क्या बनाना है, KOH। आपके बुक का एग्जांपल है, आप भी देख लीजिएगा। तो KOH बनाना है, KOH। तो KOH बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए और बहुत सारे हाइड्रोजन भी चाहिए। तो जो रिएक्टेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, फिर KI यूज़ कर रहे हैं। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। तो पहले स्टेप में H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपके डिसइंफेक्टेंट्स में भी यूज़ होता है। जो आप घर पे डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं वो सब में ये केमिकल यूज़ होता है। तो अब ये डिकम्पोज होगा, मतलब डिकम्पोज होना मतलब टूटेगा। तो टूटेगा तो क्या बनेगा, H2O और नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये अनस्टेबल ऑक्सीजन होता है। इसको ना जल्दी से जल्दी किसी और चीज़ से कंबाइन होना पड़ता है, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। इसलिए इसको ऐसे ब्रैकेट में नेसेंट ऑक्सीजन लिखते हैं। ये ऑक्सीजन तो कंबाइंड है और ये कंबाइंड नहीं है। अब रिएक्शन देख लेते हैं, प्रॉपर है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब इसमें सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हम पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या ऐड करते हैं, ये जो हमें मिला डिकम्पोज करके वो ऐड करते हैं। अब ऐड करने के बाद क्या होगा कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, KOH 2KOH प्लस आयोडीन। आयोडीन जो है वो अकेला हो जाएगा, आयोडीन का मॉलिक्यूल है इसलिए 2 होगा। अब आप देखिए ये रिएक्शन होगा, अब इसको बैलेंस करना है आपको। तो इस फॉर्म ऑफ रिएक्शन में कैसे बैलेंस करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या कट रहा है। जैसे आपके मैथ्स में भी कई बार होता है, कोई नंबर दिया है जैसे A + B + C और फिर आप नीचे उसको माइनस करते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ऐसे ही करना है। तो ऐसे इसमें भी होगा। तो आपको क्या देखना है, नेसेंट ऑक्सीजन इधर है और इधर है, एरो के दूसरे साइड पे है ऊपर। तो ये दोनों कट, वाटर इधर है और एरो के दूसरे साइड है कट। तो उसके बाद जो बचता है उसको आपको नीचे लिख लेना होता है, 2KI, ऊपर से क्या बचा H2O2 पेरोक्साइड, फिर एरो, फिर क्या बना 2KOH प्लस I2। तो आप देखेंगे बहुत लंबा मेथड होता है और इसमें हमेशा 2 रिएक्शन होना ज़रूरी होता है। इसलिए ये रिएक्शन को उतना प्रिफर नहीं किया जाता है, ज़्यादातर लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अब बात करेंगे मास की। मास क्या होता है, वेट क्या होता है किसी भी एटम का, ठीक है। तो मास जो होता है वो जो 2 चीज़ में डिवाइड होता है, एक एटॉमिक मास और एक मॉलिक्यूलर मास। यानी कि एक किसी एटम का मास, एटम का, और दूसरा मास होता है मॉलिक्यूल का।
ठीक है। तो ये दो टाइप के मासेस होते हैं। अब एटम का मास हम कैसे मेजर करेंगे? अब एटम तो बहुत छोटी चीज़ होती है। एटम कितना होता है, इतना सा आँख से तो दिखता भी नहीं है, उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना होता है, बहुत छोटा सा होता है। तो इसलिए उसका मास हम किसी वेट बैलेंस से तो मेजर कर नहीं सकते, इसलिए उसके मास को कंपेयर करके मेजर किया जाता है। यानी कि जैसे मैं दो चीज़ ले लूँ, ये डस्टर ले रहा हूँ और ये हाईलाइट मार्कर ले रहा हूँ, तो इन दोनों में अब मुझे इसका मास बताना है। तो कैसे बताऊँगा? पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो पता चलेगा कि एक जो डस्टर का मास है वो 2 मास ऑफ मार्कर से इक्वल है, ऐसे। तो उसमें ही हमें कंपेयर करना होता है। तो पहले कंपेयर करने के लिए आप क्या यूज़ करते थे? हाइड्रोजन यूज़ होता था। अब हाइड्रोजन क्यों यूज़ होता था पहले? क्योंकि ये लाइटेस्ट था, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था, यानी कि सबसे हल्का, इसका वेट सबसे कम था, इसलिए हम पहले हाइड्रोजन यूज़ करते थे। लेकिन उसके बाद हमने कार्बन को यूज़ किया कंपेयर करने के लिए मास। अब कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप क्या होता है? एक ही एलिमेंट, एक ही एटम होता है, लेकिन उसके और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है, बेसिक प्रॉपर्टी सेम होती है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है। तो हम क्या यूज़ किए? कार्बन 12 एटम। ये कब से यूज़ में आना चालू हुआ? ये चालू हुआ 1961 से। हम कार्बन 12 एटम यूज़ करने लगे कंपेयर करने के लिए। फिर तब से जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो हम नहीं यूज़ करते। ठीक है। तो उसके बाद कार्बन 12 यूज़ करते हैं। तो अब इससे मास कैसे फाइंड करते हैं? इससे हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा एटम कितना हैवी है। तो द रिलेटिव एटॉमिक मास, कोई भी मास होता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ये डायरेक्ट मेथड है। एक ऐसा होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूज़ करके हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना वेट है। तो वो हम यूज़ करते हैं, ये जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट मास के लिए। एब्सोल्यूट मास जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं। तो ये साइड में कर देते हैं। फिर उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसमें क्या होता है? ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the number of time an atom, एक एटम, एक छोटा सा पार्ट एक एलिमेंट का, एन एटम इज हेवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन? कोई नॉर्मल कार्बन नहीं, कार्बन का कौन सा आइसोटोप? कार्बन 12 एटम। ये रिलेटिव एटॉमिक मास का जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है राम, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है RMM। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं ये रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए। अब जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? तो रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट compound is the number of time one molecule of the substance is heavier than 1/12 the mass of carbon atom। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। तो ऑफ एन एलिमेंट या किसी कंपाउंड का is heavier than number of time, क्या होता है? number of time an element compound is of a molecule of an element is the number of time and molecule
is heavier than 1/12 mass of carbon 12 atom। तो मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूलर मास यूज़ करते हैं, और बाकी जो है उसमें रिलेटिव एटॉमिक मास यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो ग्राम में नहीं होता है, वो AMU में होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज मेजर्ड इन AMU, उसके पीछे जो यूनिट होता है वो AMU यूनिट होता है। अब AMU क्या होता है, उसका फुल फॉर्म एटॉमिक वेट यूनिट। इसका सिंबल U भी है, U और AMU ये दो इसके सिंबल हैं। तो अब इसमें अगर हमें ग्राम में फाइंड आउट करना है ग्राम में वेट क्या है, तो इसे हम सिंपली जो, जैसे अगर एग्जांपल देता हूँ, कोई X करके एटम का वेट फाइंड आउट हुआ कि वो 27.072 टाइम्स हैवियर है कार्बन 12 एटम से। तो क्या किया जाएगा, ये तो AMU में है, तो उसे अगर ग्राम में करना है तो उसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो पीछे 0 है तो इसलिए ये हो जाएगा 27 ग्राम से राउंड ऑफ करके ऐसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एवरेज मास फाइंड आउट करते हैं हम, तो रिलेटिव एटॉमिक मास था। इसके बाद अगर हमें किसी, जैसे आइसोटोप्स होते हैं, तो हाइड्रोजन के भी आइसोटोप होते हैं, कार्बन के भी, क्लोरीन के भी। तो ये जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें उनका जो वेट होता है वो हम रेशियो में फाइंड आउट करते हैं। एटॉमिक वेट जो होता है उनका रेशियो में होता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर क्या है 17, 2 क्लोरीन के हैं, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन जो उनका मास है डिफर करता है, क्या 35 और 37, इसलिए 2 हो गया। तो अब इसमें साइंटिस्ट जो हैं जो रिसर्च करते हैं इसमें, वो बताते हैं कि ये 3:1 के रेशियो में होता है। यानी कि अगर आप क्लोरीन के 4 एटम लेंगे तो उसमें से 3 जो होता है वो 35 वेट वाला होता है और एक 37। तो अब इसका वेट क्या होगा, तो इसका वेट फाइंड आउट करने के लिए हमें एवरेज निकालना पड़ता है। तो 35 × 3 + 37 अपॉन कितना हुआ 3 + 1 4। तो 35 × 3 कितना होता है, 3 5 15, 1 ऊपर 3 3 9 10, और ये 37 अपॉन 4। तो इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, वो हो जाएगा 2, 1 ऊपर 4, 1 अपॉन 4। तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 35.5। तो इसलिए ये होता है इसका एटॉमिक मास एवरेज लेके। ऐसे ही अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, तो उसमें भी अगर आपको ये रेशियो मिल जाए तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई मॉलिक्यूल होता है या फिर कोई कंपाउंड होता है, उसका अगर आपको मास फाइंड आउट करना होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM, तो उसके लिए आपको क्या होता है कि आपको मास दिया जाता है। जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है, एक क्वेश्चन है, कैल्शियम Ca2 Pb यानी क्या होता है लेड, नहीं P4 फॉस्फोरस P4 2। ये क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक में, और इसमें आपको जो मास है वो सबका मिल जाता है। ऑक्सीजन का मास आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, 16 होता है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ये 3 चीज़ यूज़ हुए हैं, कैल्शियम, फॉस्फर और ऑक्सीजन। तो इसके मास लिख देते हैं, कैल्शियम का 40, फॉस्फर का 13 नहीं 31 होता है फॉस्फर का, और ऑक्सीजन का 16। अब इसे हमें रिएक्शन इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 टाइम्स है कैल्शियम, तो 40 × 3 + 2, ये 2 है वो सब पे जाएगा, तो +2 ब्रैकेट बना के P का कितना है 31 और ऑक्सीजन 16 × 4। इसको एकदम क्लियरली हर एक स्टेप आप ध्यान से रखिएगा वरना मिस्टेक हो जाता है। ये 2-3 मार्क का आता है आपके एग्जाम में, वो मार्क्स आपके हाथ से चले जाएंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 120
प्लस 2 इंटू 31 प्लस 16 4 का कितना होता है 52 64 होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ये एडिशन बाद में करना है, पहले ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट के अंदर ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 95 120। अब ये दोनों को 95 क्या 2 इंटू 95 कितना होता है 190 और ये 120। अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 1 ऊपर 310। तो इसलिए जो ये मॉलिक्यूल दिया है कैल्शियम फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का, इसका मास है वो 310 है। कैसे मास फाइंड आउट करना है, पहले आपको लिख देना है, ये वेट आपको दिया गया होगा वेट, और फिर अगर यहाँ पे 3 है तो इंटू 3 ये P है, और यहाँ ब्रैकेट में 2 है तो ब्रैकेट सब पे जाएगा, तो ब्रैकेट बना के 2, फिर ये सबको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है 16 4 या 64। 64 यहाँ पे लिखना है आपको, ये दोनों को ऐड कर देना है, ब्रैकेट एकदम लास्ट में ओपन करना है। ये एडिशन से पहले ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि बोर्ड मास में क्या आता है बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन एकदम लास्ट में आता है, इसलिए पहले मल्टीप्लाई कीजिए, पहले ब्रैकेट में अंदर सॉल्व कीजिए, और उसके बाद लास्ट में ऐड करके आपको जो फाइनल आंसर मिलता है वो मिलता है। फिर इसमें आता है कंपोजिशन और परसेंट का। इसमें आपको कोई चीज़ दिया होता है, उसका परसेंट फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए हमने जो ब्लू विट्रियोल लिया था वो एग्जांपल लेते हैं। क्या लिया था हमने, ब्लू विट्रियोल। क्या उसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O, और इसमें हमें क्या बताते हैं कि इसे हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से क्या होगा, जो वाटर है वो तो चला जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ CuSO4। तो इस रिएक्शन में हमें बताना है कि इसमें से परसेंटेज लॉस कितना हुआ। जैसे अगर ये 100% वेट था इसका CuSO4.5H2O का, तो CuSO4 आने तक उसका परसेंटेज लॉस कितना हुआ, 5H2O लॉस हो गया ना, चला गया यहाँ से, तो कितना परसेंट लॉस हुआ। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि Cu का मास कितना है 64, सल्फर है उसका मास कितना है 32, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, और हाइड्रोजन का मास है 1। ये मास मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। तो Cu 1 है तो 64 प्लस S कितना है 1 है 32, ऑक्सीजन 4 है तो 16 इंटू 4 प्लस ब्रैकेट 5 ब्रैकेट के बाहर 1 इंटू 2, क्योंकि 1 है और यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 16 तो प्लस 16। अब इसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 का कितना होता है 64, 32 64, ये हम यहाँ पे रख देते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 2 1 2, 2 प्लस 16 18। आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने पे क्या होता है, ये सबको हमें ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 6 15 16 160 ये हो जाएगा, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा 140। टोटल आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 200। ठीक है, तो मतलब इसका जो मास है CuSO4.5H2O का, ब्लू विट्रियोल का, ये आपको मास मिल जाएगा 200 होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज लॉस पूछा है, 5H2O चले जाता है तो कितना लॉस होता है। तो उसके लिए H2O का मास कितना है 5H2O का 140 मास है। ठीक है, तो आपको ये मास को ध्यान में रखना है, और फिर यहाँ पे लिखना है एक स्टेटमेंट, परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 140 अपॉन, किस में से लॉस हुआ, टोटल में से, तो टोटल मास लिखना है 200 इंटू परसेंटेज है, तो परसेंटेज में हमेशा 100 आता ही है तो 100। फिर आप इसको कट कर सकते हैं, कितना मतलब 7 और ये 0 0 कट हो जाएगा, फिर बचता है 70। तो इसलिए 70% लॉस हो जाता है।
अगर वाटर से जाता है, तो इसलिए इसका मास जो बाद में है वो 70% बचता है। कैसे करना है एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, इसमें से पहले अलग अलग करना है, एकदम लास्ट में ऐड करना है। लास्ट में ऐड आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 200 है। और उसके बाद परसेंटेज लॉस ढूंढना है। तो लॉस कैसे हो फाइंड आउट करते हैं, क्या लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। तो आपको लिखना है वाटर कितना 140, और टोटल कहाँ से लॉस हो रहा है 200 में से, और परसेंटेज है इसलिए 100 से। पहले ज़ीरो कट कर लेना है, ज़ीरो कट कर दिया, 2 7 या 14 और 0, तो 70% लॉस हो रहा है। फिर नीचे आपको स्टेटमेंट लिखना होगा दैट देयर इज लॉस ऑफ 70% इन relative molecular mass of हाइड्रेटेड यानी पानी है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। आपको एक स्टेटमेंट नीचे लिखना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा है, बहुत ही इजी टाइप होते हैं। तो ठीक है, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बोर्ड क्वेश्चन पेपर से बात करेंगे।